आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन। ठीक है, आज हम इसमें पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक नए जोश के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस लेक्चर। ओके, तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर का नाम है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में जानना है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या, मतलब रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो बेसिकली आप अपने आसपास की कुछ चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, आप अपने आसपास की कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अगर हम गर्मी में, पता है गर्मी में अगर कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दे तो क्या होता है भाई, क्या होता है? अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी आ नहीं बेटे क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, लोहे का तवा या फिर मतलब लोहे से बनी कोई भी चीज अगर हम वायुमंडल मतलब खुली जगह पर छोड़ दें, यानी कहां पर छोड़ दें, छत पर छोड़ दी हमने, तो उस पर क्या होता है? जंग लग जाता है। ठीक है, यानी पहले कुछ और था, लोहा था, फिर बना कुछ और। ठीक है, लोह ऑक्साइड मतलब जंग बन गया। ठीक, पहले दूध हमारे पास सही था, दूध हमारा बेकार होके भाई, बेकार होके क्या मतलब दूध बेकार हो गया हमारा। अंगूरों में किण्वन हो जाता है। ठीक है, अंगूरों में किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। भोजन पकने में कैसे होता है? पहले भोजन कैसा होता है, मतलब सब्जी होती है, कच्ची होती है, पकने बाद कैसे हो जाती है? बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। पता है हमारे शरीर के अंदर भोजन पचाने के लिए क्या होता है? भोजन पचाने के लिए एसिड होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर भोजन पचता है। ठीक है, और हम सांस लेते हैं। अच्छा, आज आप इस वीडियो में आप देखने वाले कि भाई हम सांस लेते हो तो उससे एनर्जी कैसे बन रही है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी परिस्थितियों में अगर हम ऑब्जर्व करें, इन सारी कंडीशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि भाई जो प्रारंभिक मतलब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति होती है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ बदल मतलब कुछ ना कुछ फेरबदल हो रहा है। ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में। तो बात क्या है, हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, यानी क्लास 9th में पढ़ के भी आए हैं कि भाई मतलब हमारे किसी भी चीज में दो तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या देखने को मिलता है कि भौतिक परिवर्तन में होता है केवल उसकी बाहरी आवरण, ठीक है, बाहर का जो आवरण होता है उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसका आकार, ठीक है, उसकी अवस्था, इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं। रासायनिक परिवर्तन तो भाई अंदर से बदल के रख देता है। ठीक है, उसके अंदर की क्वालिटी को चेंज कर देता है। यानी जैसे हमने कहते हैं नमक, पानी लिया, पानी के अंदर नमक मिला दिया, ठीक है, तो भाई हमारे पास नमक का घोल बन गया। ठीक है, यानी भाई उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, उसमें NaCl ऐड हुआ है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ऐड हुआ है, तो यानी उसके अंदर अणुओं में चेंज आता है। तो यानी अगर पदार्थ के कण में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल उसके आकार या अवस्था, ताप, इन सब में चेंज आ रहा है, तो वो उसकी भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कि जब पदार्थ के अंदर के कणुओं में, ठीक, कणुओं क्या, कणुओं, ठीक है कणुओं, क्या वर्ड निकला भाई, कणों। ठीक है, जब पदार्थ के अंदर के कणों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है, यानी जैसे मैंने पानी लिया, पानी में पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। H2O के अंदर हमने जब NaCl ऐड कराया, तो भाई NaCl भी तो, उसके NaCl के कण भी तो गए हैं। ठीक है, NaCl के कण भी तो ऐड हुए, तो भाई ये समझ लो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, उसमें जब कुछ अंदर अंदर बदलाव हुआ है। तो यानी अगर पदार्थ के कणों के बीच में कुछ बदलाव होता है तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, और अगर केवल उसके बाहरी आवरण पर बदलाव होता है तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आई होप आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्लियर हो गए होंगे। तो बात क्या है, अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब आप ये समझ ले कि हमने दिया कुछ और था, मिला कुछ और है। ठीक है, हमने दिया कुछ और था और मिला कुछ और है। यानी हमने जब रिएक्शन करवाई, हमने जब उनको मिलाया तो मिलाया कुछ और था, बना कुछ और है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कुछ ना कुछ नया पदार्थ बना देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आइए चलिए हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट ये शुरू करते हैं बिना किसी, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम का तार लेते हैं, जो कि क्या होता है? हल्के से सिल्वरिश कलर का होता है। ठीक है, कैसा?
सिल्वरिश कलर का होता है। तो बात क्या है, उसको तार को जला के देखते हैं, जलाने पर ठीक है क्या होता है। बात क्या है, हम क्या करते हैं, उस तार को ना पहले रेगमाल से साफ कर लेते हैं कि भाई उसके ऊपर कुछ गंदगी ना हो। बात क्या है, अगर उसके चारों ओर कुछ ना कुछ गंदगी होगी तो भाई उस पर मतलब वो ढंग से मतलब जल नहीं पाएगा। बेसिकली उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है वायुमंडल में जो होती है, ठीक है। वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेता है, तो उसको हम साफ कर देते हैं किससे, रेगमाल से। रेगमाल से तो अच्छे की खाल साफ हो जाए, तो ये क्या चीज है, ठीक है। तो भाई फिर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं। तो भाई जब हमने उसको जलाया तो भाई जलाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, O2। इतना तो सब जानते हैं, इतना तो सभी पढ़े लिखे, कोई बात नहीं। जब हमने उसको जलाया तो भाई वो क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर देता है, जिसको मतलब व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है, ठीक है। सफेद कलर का चूर्ण मिलता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जब जलाया जा रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, और मैग्नीशियम को जलाने पर हमें व्हाइट कलर का सफेद कलर का चूरा मिलता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो हमने जलाया मैग्नीशियम था, मिला क्या हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या जलाया था, मैग्नीशियम, मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमने ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को मिलाया, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को मिलाया, और मिलने पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मिलाया कुछ और था, बना कुछ और है, ठीक है। यानी रिएक्शन किसी और के बीच में करवाई थी, मिली कुछ और है। तो भाई इसी को हम कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। कहां से पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। अभी देखते हैं कैसे पता चलेगा। देखो भाई कई सारी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि भाई टेम्परेचर रेज हो और उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, यानी सॉलिड से यानी ठोस से द्रव में पहुंच जाए, द्रव से गैस में पहुंच जाए। कई सारी रिएक्शनों में होता है जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी अभी हमने मैग्नीशियम जलाया, मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है, हल्का सा सिल्वरिश कलर होता है। मिलता कैसा है, मतलब पाउडर कैसा मिला हमें, सफेद मिला, यानी रंग में तो परिवर्तन आया, समझ में आ गया, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, गैस का निकास, ठीक है। मतलब गैस बनती है भाई, गैस मतलब इन पांच लक्षण बताऊंगा, 5 लक्षण में से एक नहीं 2 तो मिनिमम देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। गैस का निकास यानी हम किसी भी चीज को जलाते हैं। अच्छा आपके घर में अगर किसी के घर में चूल्हा हो, चूल्हा अगर जलाया जाता है तो भाई आग मतलब धुआं निकलता है, यानी मतलब वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, जलाना यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और भाई जब हम उसको जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई यानी धुआं बन रहा है, तो यानी गैस बन रही है। या यहाँ पर आपने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की जब दानेदार जिंक के साथ यानी Zn के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की, तो यहाँ पर गैस निकलती है क्या, H2 गैस निकलती है प्लस ZnSO4 सॉल्यूशन, वो हमारे पास विलयन बन जाता है, ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो भाई हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है यानी गैस निकल रही है। तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कई ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें अपने आप टेम्परेचर भी रेज होता है, ठीक है। तापमान घटेगा या फिर बढ़ेगा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है दोनों में। तो भाई ये 4 लक्षण तो इसमें दिए हुए, 5वां लक्षण हम अपने आप बताते हैं। 5वां लक्षण है कि भाई आपको अवक्षेप देखने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे अवक्षेप क्या होता है भैया, ठीक है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप होता है कि जब आप क्या करें, मतलब कोई द्रव विलयन है, द्रव विलयन की अगर किसी के साथ रिएक्शन करवाई जाए और उससे अगर हमें ऐसी चीज मिल जाए यानी ठोस चीज मिल जाए जो कि उसमें मिल ना पाए, मतलब किसी भी चीज में घुल ना पाए, अघुलनशील हो। सीधी बात, अगर किसी द्रव विलयन से ठोस प्राप्त होता है, किसी द्रव विलयन से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ठोस प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, अवक्षेप, ठीक है। और अवक्षेप की एक क्वालिटी की भाई वो किसी में मिलता नहीं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वाह व्हाट इज चीज, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होती है भाई, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। जैसे अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ भाई आपके पापा ने आपसे पूछा कि हाँ भाई आज बेटा चिंटू तुमने क्या सीखा। चिंटू बोलता है अपने पापा से, पापा आज मैंने क्या करा, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से साफ करके फिर उसके बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी जलाया उसको और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। चिंटू ने इतनी बात बोली। फिर उसके चाचा ने कहा
ठीक है, चाचा ने क्या बोला कि हाँ चिंटू बेटा आज स्कूल में क्या करा, तो वो भी फिर बताता है चिंटू कि हाँ भाई मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के हमने क्या बनवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। फिर उसकी चाची ने पूछा चिंटू बेटा आज क्या किया, ठीक है, तो फिर वही कहानी दोहराता है कि हाँ भाई मैग्नीशियम रिबन को जलाया और फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इतनी कहानी बार बार दोहराता है तो बेचारा हो जाता है परेशान। तो मतलब ऐसे फिर वैज्ञानिकों ने मतलब इस तरीके का हल निकालने के लिए क्या करा कि भाई ये क्या है, बहुत ज्यादा समय ले रहा है, बार बार बताने में दिक्कत है, ऊपर से इतना लंबा लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो इसको क्या है सरलतम विधि में लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल गणितीय रूप से लिखते हैं, मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। तो उन्होंने एक शब्द समीकरण का इजाद किया। शब्द समीकरण मतलब कि भाई शब्द लेंगे और उसके बीच में मैथमेटिकल फॉर्मूला, मतलब मैथमेटिकल साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि भाई प्लस का साइन ये दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये वाला जो इक्वल्स वाला साइन है ये दर्शा रहा है कि एरो का साइन जो है ये दर्शाता है कि भाई प्रोसेस चल रहा है, रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो भाई इन्होंने इस तरीके से मैथमेटिकल टर्म में लिखना शुरू कर दिया कि इससे हमें पता चल रहा है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर वर्ड आया है अभिकारक और उत्पाद। व्हाट इज अभिकारक यानी रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है भाई, अभिकारक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया जिनके द्वारा होती है उसको हम कहते हैं क्या, अभिकारक। तो ऐसे पदार्थ जिनके मतलब जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उनको हम कहते हैं अभिकारक। उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं, उपरांत यानी बाद में, ठीक है, जो हमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट। जैसे कि आपको फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्री में मिलता है ना प्रोडक्ट मिलते हैं, सब चीज बनने के बाद क्या प्रोडक्ट ही तो बन रहा है, ठीक है, तो यानी उत्पाद बन रहा है, ठीक। तो भाई अब ये बात तो क्लियर हो गई अभिकारक और उत्पाद। अब इसके बाद आ जाती है, ठीक है, ये शब्द समीकरण हो गई। शब्द समीकरण के बाद भाई अब इन्होंने ये बताया कि भाई अब हमें इसमें भी टाइम लग रहा है, ठीक है, इसमें भी टाइम लग रहा है। और दूसरी बात ये समीकरण ये नहीं बता पा रही कि यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु ये बात नहीं बता पा रही थी, ठीक है। मैग्नीशियम, अब भाई परमाणु कहां से पता करें, ना ऑक्सीजन के परमाणु पता चल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के परमाणु पता चल रहे हैं, भाई किसी चीज के परमाणु ही पता नहीं चल रहे। दूसरी बात इसको भी लिखने में टाइम लग रहा था यार वैज्ञानिकों को। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा कि भाई इसको क्या करते हैं, हम इनको प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। जो आपने क्लास 9th में कभी प्रतीक पढ़े होंगे ना कि मैग्नीशियम को Mg से, सोडियम को Na से, ठीक है, लोहे को Fe से, इस तरीके से हमने प्रतीक पढ़े थे, तो उनसे प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, उनको दिखा देते हैं। तो भाई उन्होंने क्या करा, मैग्नीशियम को उठाया, भाई ये था मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर अणु लिए गए हैं O2, ठीक है, और फिर यहाँ पर MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये यौगिक हो गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अच्छा आप ये सोचेंगे कि भाई ये आया कहां से, Mg पे होता है 2+ का चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है 2- का चार्ज। अच्छा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि हाँ भाई इसके बाद यही क्यों बन रहा है, MgO2 क्यों नहीं लिखा हमने। बात क्या है, क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे क्या कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके आवेश को देखते हैं। मैग्नीशियम पर होता है 2+ का चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है 2- का चार्ज, MgO लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब जो प्लस वाला चार्ज है वो निगेटिव वाले के नीचे और जो निगेटिव वाला चार्ज है वो पॉजिटिव वाले के नीचे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और MgO बचता है। एक को हम लिखते नहीं है क्योंकि 1/1 आ गया ना, तो एक को हम लिखते नहीं है, तो इसीलिए क्या है, इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है MgO, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, अब हमें ये क्लियर हो गया कि भाई अब हमें परमाणु की संख्या भी पता चलने लगी। कैसे पता चलेगी, यहाँ पर भाई देखो Mg के आगे पीछे कुछ नहीं है, यानी Mg का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के बेस में 2 लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। या तो परमाणुओं की संख्या फ्रंट में लिखी होगी या फिर लिखी होगी बेस में, ठीक है, बेस यानी आधार में। मैग्नीशियम का इधर 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का भी इधर 1 परमाणु है, ठीक है। तो यानी भाई परमाणु की संख्या, अगर आपने कहते क्लास 9th में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई द्रव्यमान बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ द्रव्यमान किसमें होता है, परमाणुओं में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता है, बस क्या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यहाँ भाई यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, परमाणु की संख्या समान नहीं बैठ रही है, तो इसके आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्होंने इनको 2 भागों में विभाजित किया, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, कौन सी, कंकाली रासायनिक समीकरण, ये इसे ढांचा समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या कहते हैं, एक तो अभिकारक में अभिकारक परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो उत्पाद के परमाणु की संख्या के, तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। अगर अभिकारक परमाणु की संख्या बराबर ना हो किसके, उत्पाद के परमाणु की संख्या के, तो वो क्या कहलाती है, ढांचा रासायनिक समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर कि मतलब फिर इसके बाद दूसरा क्या था, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि भाई ऐसी समीकरण जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो, दोनों ओर समान हो। अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ओर होते तो भाई दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो जाती, तो ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो, दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ऐसी समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो तो वो क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब थोड़ा सा जरा जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर लिखना है तो भाई हमारे प्रीवियस लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो सब एक एग्जांपल ले लिया, अब हम इसे चेक करते हैं कि भाई ये क्या एक कंकाली रासायनिक समीकरण है या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण है, चेक करते हैं। आयो, जिंक का इधर कितना, 1 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने, 2 परमाणु, सल्फर का कितना, 1 परमाणु, ऑक्सीजन का कितना, 4 परमाणु अभिकारक में, ठीक है। उत्पाद में देखेंगे जिंक के कितने, 1 परमाणु, भाई अभिकारक में भी 1 था, ठीक है। उत्पाद में सल्फर के 1 परमाणु, इधर कितना, अब अभिकारक में 1 है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु, उत्पाद अभिकारक में भी 4 है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु, हाइड्रोजन के अभिकारक में भी 2 परमाणु, यानी दोनों ओर क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है, तो भाई दोनों हाथ जोड़ के कहेंगे कि भाई ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये क्लियरिटी मतलब बिल्कुल सब चीज एक्सप्लेन कर पा रही है, ठीक है, सब कुछ बता पा रही है, ठीक। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, भाई दिक्कत बिल्कुल नहीं है इसमें। अब बात क्या है, ऐसी कोई मतलब और भी तो समीकरण होंगी जो कि क्या है, असंतुलित होंगी, यानी जो कंकाली रासायनिक समीकरण होंगी, उनको कैसे हम, उनके परमाणु की संख्या कैसे समान ला सकते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास Fe है, Fe की जब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O यानी आर्द्र, ठीक है, जलवाष्प, ये वो है, ये थे जंग, ठीक है, जंग कैसे लगता है उसकी रिएक्शन है ये, कि जब लोहे की रिएक्शन करवाई जाती है पानी के साथ यानी नमी के साथ, तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, यानी वो क्या बनता है, जंग बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखा Fe के कितने, 1, इधर कितने, 3, यहाँ पर पता चल गया कि भाई ये तो असंतुलित रिएक्शन है, पता चल गया। फिर और देखते हैं, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के इधर भी 2, भाई चलो ठीक है। ऑक्सीजन का इधर 1, इधर कितने, 4, अरे भाई बहुत नाइंसाफी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तुलना कर लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, ठीक है, मतलब कौन कौन से परमाणु जो है, किस किस के परमाणु असंतुलित हैं। यहाँ पर Fe के और ऑक्सीजन के संतुलित हैं, ठीक है, इनको बैलेंस करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या कर लेते हैं, इनके चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं, और मैं आपको बता दूं इनके यौगिकों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा, इनके बेस में जो है उनसे कोई भी, ठीक है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जो बेस होता है, आधार होता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आप फ्रंट में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो नंबर होगा ये इधर भी 4 दूनी 8, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। ये मान लो जैसे Fe3O4 है, इसके आगे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई है, 4 × 12 हो जाएंगे लोहे के, और 4 × 4 16 हो जाएंगे ऑक्सीजन के। ये 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, जो आगे लिखा रहेगा वो सबको मल्टीप्लाई करेगा। और आप जो भी चेंज करेंगे आप केवल आगे कर सकते हैं, फ्रंट में कर सकते हैं, पीछे कोई भी चेंज नहीं होगा, आधार में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस मेटल को पकड़ते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा क्या हो, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है। हमने देखा भाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, सबसे ज्यादा परमाणु असंतुलित हैं, तो ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ है भाई, H2O के पास है, ठीक। ऑक्सीजन कहाँ है, अरे यार क्या है, ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन H2O के पास है। H2O में मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु, इधर कितने, 4 परमाणु, क्या करे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे H2O में, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हो गई।
तो 4 दूनी 8 तो हो गए हाइड्रोजन के, और 4 हो गए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन, सबसे पहली बात, जब हम बैलेंस करते हुए चलेंगे तो हम पीछे वाले तत्व को भी देखते, मतलब किसी और एलिमेंट को भी देखते हुए चलेंगे कि भाई वो डिसबैलेंस ना हो। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हुआ, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक। ये रिएक्शन आ गई हमारे पास, कहाँ गई ये वाली, वो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, Fe3O4 बन गया, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 ऑक्सीजन के, ये बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, लेकिन हाँ जैसे ये लिखा हुआ है H2O4 मत लिख देना, आगे ही लिखना है, 4 से मल्टीप्लाई आगे ही होगी, नीचे कभी भी नहीं होगी, जो अभी बात कर रहे थे, ठीक। फिर इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या देखते हैं हम, भाई हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब हमने देखा कि भाई Fe डिसबैलेंस है, क्या है, Fe डिसबैलेंस है। Fe के जो हैं इधर कितने थे, इधर कितने थे, 1, अभिकारक परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, 3। तो क्या करे भाई, अभिकारक में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 Fe के हो गए, इधर भी 3 हो गए, भाई बैलेंस हो गया, कहानी खत्म, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में भाई सिक्योर होना जरूरी है, मतलब एक तरीके से इनसिक्योरिटी रहती है, भाई हुआ होगा काम या नहीं हुआ होगा, तो एक बार बैलेंस, मतलब बैलेंस ही चेक कर लेते हैं कि भाई, मतलब एक तरह से परमाणु की संख्या चेक कर लेते हैं कि दोनों और समान है कि नहीं। आओ चलो चेक करते हैं। जैसे Fe है, Fe के इधर कितने, 3 परमाणु, इधर कितने, 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 दूनी 8, ओ सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूं, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 और इधर भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के इधर कितने, 4, इधर कितने, 4, बैलेंस हो गई। और इस मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज तो रही गई हो क्या, कि भाई अभी हमें इसकी भौतिक अवस्थाएं में तो पता नहीं, भौतिक यानी फिजिकल स्टेट किस में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या बन रहा है, ठीक है। तब ये क्लियरिटी से बताता है कि भाई ये तब पूरी संतुलित रासायनिक समीकरण पूरी हो जाती है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, जो द्रव जो गैस होती है उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मतलब द्रव होता है उसको लिक्विड से, ठीक है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो किसी का जलीय विलयन होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ठोस होता है उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी को पता है लोहा कैसा होता है, Fe लोहा होता है, लोहा कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो यानी उसके भौतिक अवस्था में क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आप H2O को कहेंगे कि भाई यहाँ पर पानी है, लेकिन हमने पानी लिया थोड़ी था, हमने क्या कहा था कि वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित है उससे रिएक्शन होती है लोहे की, ठीक है। लोहे को खुले में रखा जाता है, ये नहीं कि लोहे को पानी में डाल के रिएक्शन करवाना, ना ना ना, ठीक है, वो तो होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, लोहे को खुले में छोड़ देते हैं, छत पे पड़ा रहेगा, तो वो क्या है, आसपास के जल वाष्प से रिएक्शन करता है। तो जल वाष्प किस में, किस अवस्था में होती है, गैसियस स्टेट में होती है, G से रिप्रेजेंट करेंगे गैस से, Fe3 और 4 बना, ठीक है। जंग कैसा होता है, जंग का अगर खुरच के देखोगे तो भाई वो ठोस ही तो है, सॉलिड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हवा में उड़ जाती है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आओ हाउ वाओ, अब आने वाला है भाई हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार पढ़ेंगे हम, ठीक है। 5 प्रकार में भी थोड़े बहुत उनके भी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया में उसके भी 3 प्रकार होते हैं, तो उन सबको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आओ वाओ, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, 2 या 2 अभिकारक हो, यानी 2 पदार्थों और एक बनाए, ठीक है, केवल 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। यानी कुछ इस तरीके की होगी, A प्लस बी बराबर मिलकर बनाएंगे AB, ठीक है, A प्लस बी मिलकर बनाएंगे क्या, AB, ठीक है। नेक्स्ट फिर मतलब हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल रिएक्शन,
एग्जाम्पल देख लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया कराते हैं पानी से, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है, जो सूखा चूना होता है ना तुम्हारे पास, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो उसको जब गीला कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको हम कहते हैं CH का होल ट्वाइस, प्लस हीट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ पर एक वर्ड आता है कि भाई मतलब संयोजन अभिक्रिया जितनी भी होती है ना, अधिकांश संयोजन अभिक्रिया में एनर्जी जनरेट होती है, ऊष्मा बनती है। ठीक है, एनर्जी जनरेट होती है, ऊष्मा बनती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, ऊष्मा बनती हो, उनको कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रहेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या हो, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में क्या हो, एनर्जी बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब जैसे कोयले का दहन है, कोयले का दहन कैसे होता है? कोयले का दहन कहाँ गया भाई? कोयले का दहन, कोयले का दहन है तो कोयले C4 कोयला, मतलब C4 कार्बन होता है। ठीक है, C से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, कोयला बेसिकली कार्बन ही होता है। जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अर्थात जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, यानी जब आप कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास बात बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। ठीक है, यानी भाई अगर उसको क्या कहते हैं, हमें आग बुझानी हो तो अग्निशामक यंत्र होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर मतलब ऐसे पदार्थों का यूज किया जाता है जिससे CO2 बनती हो। ठीक है, तो भाई हम ये पढ़ के आ चुके हैं। अरे यार, हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि भाई ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो भाई ये चलो, ये तो हमें बेसिकली पता है कि भाई प्राकृतिक गैस का दहन है तो इस तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, प्लस हीट जनरेट होती है। लेकिन हम यहाँ पर आपके शरीर में होने वाली एक अभिक्रिया की बात करेंगे, जो कि है एक श्वसन अभिक्रिया। क्या श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ठीक है, तो मैं आज आपको बात बताता हूँ एक। ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे कि भाई ऊष्माक्षेपी मतलब श्वसन अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस के द्वारा हम कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़े में से ऑक्सीजन क्या करती है, खून के साथ मिलती है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, और वो वहां पर कहां लेके जाता है हीमोग्लोबिन? उसको लेके जाता है सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, कोशिकाओं में उपस्थित होता है ग्लूकोज, और वहां पर वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस पानी बनता है, और प्लस एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एटीपी। ठीक है, एटीपी बनता है, एनर्जी। ठीक है, एटीपी बनता है एनर्जी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो यानी खाना खाना और सांस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है जो हमारी नीचे दी हुई भी है कि भाई जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इस तरीके से। ठीक, अब उसकी रिएक्शन जब O2 यानी ऑक्सीजन जो हमने इनहेल करी है, ठीक है, यानी अंदर लेके गए हैं, और कहां पर हो रही है? ये कोशिका के अंदर। कहां पर? कोशिका में। ठीक है, तो जब हम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस पानी बनता है, और प्लस ऊर्जा बनती है। ऊर्जा नहीं, एटीपी बनता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे साथ हीमोग्लोबिन के साथ आ जाती है वापस, और हम क्या करते हैं, उसको एक्सेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यानी ऊर्जा तो बन रही है, तो भाई ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इजी बात है कि भाई जिसमें एनर्जी बन रही है तो वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या हो, एक अभिकारक हो और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए। यानी अगर मतलब वो क्या है, एक पदार्थ है हमारे पास और वो दो भागों में टूट जाए, तो वो क्या कहलाता है भाई? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ए बी है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ए बी है हमारे पास, तो ए और प्लस बी इन दो भागों में, यानी कोई एक हमारे पास यौगिक होगा, वो एक या दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल सा, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिससे हमने पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था ना, तो वो बनता है, यानी सूखा चूना बनता है। ठीक है,
और प्लस CO2 गैस बनती है। कि एक बात बता दूं, जहां आपको CO3 दिख जाए और उसको हम हीट कर रहे हैं, जहां आपको कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, जहां आपको कार्बोनेट आयन दिख जाए और अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। फिर इसके बाद भाई, अब अगर आप अभी पहले दूसरे, ये 3 प्रकार से होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन। दूसरा होता है वैद्युत वियोजन। तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। तो भाई ऊष्मीय वियोजन में क्या है, जब हम उसको हीट करके, ठीक है, किसी भी पदार्थ को अगर हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो अगर उसके द्वारा कोई अगर पदार्थ टूट रहा है, ठीक है, कोई रिएक्शन होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, जो कि हमारा इसमें हुआ है। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे जो कि हमारा इसमें हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जब तक गर्म नहीं किया तब तक ये रिएक्शन नहीं हुई है, इसलिए इसको क्या है, ऊष्मा देना जरूरी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम भाई, दूसरा पार्ट यहां पर आता है कि हाँ भाई, यहाँ पर हमने क्या करा, NaCl लेते हैं, NaCl का जलीय विलयन ले लिया हमने, उसमें क्या करा, विद्युत मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवा दी, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। NaCl 2 भाग में टूटता है, Na प्लस Cl-। ठीक है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड, एक होता है एक होता है हमारे पास कैथोड, एक होता है एनोड। पॉजिटिव वाला एनोड होता है और निगेटिव वाला कैथोड होता है। अगर आपको पिछली कक्षाओं का थोड़ा सा ज्ञान है तो भाई आपको पता होगा कि जो अपोजिट चार्ज वाला होता है, यानी जो प्लस वाला है, वो किसके पास जाएगा, निगेटिव वाले के पास, यानी कैथोड के पास जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है, वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो यानी वो एनोड के पास जाएगा। तो बात क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने अपोजिट वाले के पास चले जाते हैं, अपोजिट चार्ज वाले के पास। लेकिन ये रिएक्शन, मतलब ये अभिक्रिया तब तक ही रहती है, ये तब तक ही वियोजित होते हैं जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वरना बाद में वापस सब मिल बांट के भाई फिर दोबारा अपने साथ एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या है, विद्युत वियोजन कैसे होता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर कोई पदार्थ टूटता है तो दैट्स कॉल्ड वैद्युत वियोजन। ठीक, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में जैसे हमने किसी भी चीज को, मतलब जैसे सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड के अगर विलयन, सिल्वर क्लोराइड का जो सॉलिड हो, मतलब जो हमारे पास चूरा है, अगर उसको हम क्या कर दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो हमारे पास क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, कहते हैं जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड होता है, अगर उसको हम क्या कर दें, जैसे यहाँ पर है, सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो उसमें क्या है, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि हाँ भाई, हमने वियोजन अभिक्रिया के अंदर हमने ऊष्मा दी है। ठीक है, यानी ऊष्मित, मतलब जब तापीय वियोजन करा था, ऊष्मीय वियोजन, उसमें ऊष्मा यानी उसको गर्म किया था। विद्युत वियोजन करवाया तो विद्युत ऊर्जा के रूप में करा। सूर्य के प्रकाश में करवाया तो सूर्य का प्रकाश हमने उसमें ऊर्जा के रूप में दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें वियोजन कराने के लिए। तो वियोजन अभिक्रिया में कराने के लिए क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उसको करवाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का खेल हम कैसे समझते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में खेल होता है भाई, जो ताकतवर है और एक होता है कमजोर। जो ताकतवर है वो अकेला आता है और जो कमजोर आता है वो अपने साथ एक आध को लेके आता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व, ठीक है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कमजोर वाले के जलीय विलयन में से, ठीक है, अपने कमजोर वाले के एक्वस सॉल्यूशन में से उसको भगा देगा। ठीक है, विस्थापित कर देगा, भगा देगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ए धातु है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जो बी सेकंड हमारे पास कंपाउंड है, दूसरा यौगिक है, वो बी वाली जो मेटल है वो थोड़ी सी कमजोर है। तो ये क्या करेगा, ये जो एलिमेंट है ये क्या कर देगा, इसको भगा देगा कि भाई तू यहाँ से भाग, यहाँ से निकल, तू यहाँ से, क्योंकि तू है कमजोर,
मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा, AC बन जाएगा और प्लस B को बेचारा बाहर निकाल देगा। ये बेसिक रिएक्शन होती है। तो बेसिकली विस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि इसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अपने से कमजोर अभिक्रियाशील तत्व के जलीय विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा Fe है, Fe जब CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है, हमें पता है Fe जो है ज्यादा ताकतवर है। अगर आपको ये पता करना है कि भाई ताकतवर कहां से पता चलेगा कि भाई ये तत्व ज्यादा ताकतवर है, इस वाले से कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा था, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में क्या है, तत्वों को उनके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, वो हमने पूरी तरीके से डिफाइन कर रखा है, याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता रखा है, देख सकते हैं। तो Fe जो है जब CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें पता है Fe ज्यादा ताकतवर है, जो सक्रियता श्रेणी पढ़ के बैठा होगा उसको पता होगा। ठीक, तो FeSO4 बन जाता है और प्लस कॉपर बाहर। ऐसे ही Zn करता है, जिंक जो है, जिंक कॉपर से ज्यादा कहते हैं ताकतवर है, वो उसको क्या कर देगा, वहां से भगा देगा, जिंक सल्फेट बना देता है और प्लस कॉपर बाहर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कमजोर वाले तत्व के विलयन में से उसको हटा देता है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कमजोर वाले तत्व को उसके जलीय विलयन में से क्या कर देता है, हटा देता है। जलीय विलयन हो सकता है कोई सा भी विलयन ले लो। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन का मतलब है कि दो जगह से विस्थापन, यानी इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, दोनों ओर मतलब दोनों जगह से क्या हो, स्थानांतरण हो आयनों का, कि यानी ये भाई तू मेरा वाला रख ले, मैं तेरा वाला रखूंगा। ठीक है, इस तरीके से तू मेरा वाला रख, मैं तेरा वाला रखूंगा, वो इस तरीके से कहानी चलती है। यानी जैसे A है, A भी कोई यौगिक है प्लस C D कोई यौगिक है, तो C कहेगा भाई C मैं मतलब मैं B के पास जाऊंगा और A कहेगा मैं D के पास आऊंगा, तो ये हो जाता है। तो जो C है वो B के साथ चला जाएगा और जो A है वो D के साथ चला जाएगा। इस तरीके से अपने आयनों को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट का विलयन है और बेरियम क्लोराइड का विलयन है। ये क्या करते हैं, सोडियम कहेगा भाई तू क्लोरीन मुझे दे दे, बेरियम कहेगा मैं सल्फेट के साथ रह लूंगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो भाई इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, हमारे पास आयनों का स्थानांतरण हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, स्थानांतरण हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। लास्ट हमारे पास आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो भाई उपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि भाई ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, उपचयन अभिक्रिया। ये बेसिकली अलग अलग है, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए, तो उसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हो रहा है, कॉपर है, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हमारे पास हो रही है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें कि भाई यहाँ पर CuO है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मतलब अब आते हैं हम अपचयन अभिक्रिया पे। अपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब है? अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि भाई या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन हट जाए, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन हट जाए। ठीक है, यानी ऑक्सीजन हट जाए तो वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड देखा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की हानि हुई है, ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो उसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, यानी इसका अपचयन हो, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा भी तो है, यानी उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, यानी एक ही चीज में दोनों हो रही है, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाते हैं। दोबारा रिपीट में समझेंगे कि हाँ भाई, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन हट रहा हो, हाइड्रोजन खो रहा हो। ठीक है, उसको हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया।
अपचयन अभिक्रिया कैसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन तो हट रहा हो और जो हाइड्रोजन है वो जुड़ रहा हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? अपचयन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन आता है क्या उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही रिएक्शन में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल में आया है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हमने देखा कि भाई CuO है, यहाँ से Cu बन गया ये, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हुआ है, ठीक है, सॉरी उपचयन नहीं, अपचयन हुआ हो, ठीक है, क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि हुई है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है? उपचयन अभिक्रिया में। तो यानी दोनों एक में हो सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई हम डेली लाइफ में मतलब उपचयन अभिक्रिया की एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं, यानी कहाँ पर हम देख सकते हैं भाई उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि भाई आपकी छत पर क्या है, कुछ ना कुछ हमारे पास वो पड़े रहता है, क्या? लोहा पड़ा रहता है, ठीक है, ये सब चीजें पड़ी रहती हैं। तो लोहा क्या करता है, वहां पर नमी के साथ यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है, यानी Fe होता है, और लोहे जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। Fe होता है, Fe से Fe2O3 बनता है, ठीक है, जल के साथ रिएक्शन करने के बाद, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनता है। तो भाई वैसे जंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, इसमें X2O जुड़ेगा, लेकिन हमने क्या है, केवल रिएक्शन समझनी है, ठीक है। Fe है, Fe से Fe2O3 बनता है, तो यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ये क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो संक्षारण का बेसिकली मतलब क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है धातुओं का नष्ट होना, ठीक है, नमी या फिर ऑक्सीजन, ठीक है, किसी भी धातु का नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, ठीक है, संपर्क में आने पर उसका नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारित होना कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। किसी भी धातु का नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारित होना कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास लोहा है, जंग पानी के साथ रिएक्शन करता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, तो यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो उपचयन अभिक्रिया है। दूसरी बात, वो क्या है? नष्ट हो रहा है, एक तरह से धातु खराब हो रही है, हमारी लोहा खराब हो रहा है, तो वो क्या है? एक संक्षारण अभिक्रिया है। नेक्स्ट आ जाता है विकृत गंधिता। और हाँ, इससे संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं? संक्षारण से बचने के भाई कई सारे उपाय हैं। पेंट लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी धातु पर पेंट कर दो, वो बच जाएगी, उसका कनेक्शन कट जाएगा, किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ, वायुमंडल के साथ, तो वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, ठीक है। दूसरा, ग्रीस लगा दो, तेल लगा दो, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से धातु का संपर्क काटना है, किससे? एनवायरमेंट से, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है? अब आ जाता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक बचता है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता का मतलब होता है कि भाई मतलब जब कोई भी हमारा खाद्य पदार्थ होता है ना, जो खाने वाली चीजें होती है, भोजन होता है, वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, खुली अवस्था में रख दे, तो भाई वो बेकार होने लगता है। अच्छा, आपने देखा होगा बिस्किट है, बिस्किट को अगर खुले में रख देते सील जाता है, ठीक है ना, बेकार हो जाता है, खाने में मजा नहीं आता, क्रंची नहीं होता। तो भाई तो उसी को हम कहते हैं उसको कहते हैं विकृत गंधिता, कि भाई जो ऑक्सीजन, भोजन का ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, ठीक है, भोजन का ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसका स्वाद या फिर उसकी गंध में बेकार हो जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। अब बेसिकली बात क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, यानी कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन तो जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यानी ये क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसी रीजन से कि भाई ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे खाने को खराब करती है। इसी रीजन से क्या है? चिप्स के अंदर ऑक्सीजन को हटाकर क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि वो क्या है? कम सक्रिय धातु है, ठीक है। आई होप यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यानी लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, सी यू। और अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें इजीली और बिल्कुल बढ़िया डिटेल मेथड में समझाया हुआ है। ये हमने भाई एक लेक्चर में कवर अप करने के लिए इसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समझाया, जिसकी वजह से आपको भी कोई दिक्कत ना हो और जल्दी जल्दी हम इसको कवर अप कर सकें। बस जस्ट इट इज ए क्विक रिविजन, ठीक है, इट इज ए क्विक रिविजन, ठीक। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे, बाय बाय।